हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार फटाफट से रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यूनिट्स के बारे में कि हम कौन कौन सी यूनिट्स यूज करने वाले हैं, कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है एक यूनिट का दूसरी यूनिट के अंदर। इसके बाद मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन के बारे में बताया। इसके अलावा इसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती है जैसे एटॉमिक मास हो गया, मोलर मास, जो मासेस इन केमिस्ट्री थे उनके बारे में बताया मैंने आपको। और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा। और लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब जब मैं आपसे पूछता हूं कि केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री के बारे में जब आप पहली बार कहीं सुनते हो तो क्या इमेज आपके दिमाग में आती है, क्या इमेज आती है? मेरे दिमाग में जो इमेज आती थी वो क्या होती थी कि भाई केमिस्ट्री का मतलब होगा कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कि इधर से कोई केमिकल लिया एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरी से टेस्ट ट्यूब के अंदर दूसरा केमिकल लिया और मिक्स कर दिया और फिर वहां पे कोई रिएक्शन होगी। ठीक है, मेरे दिमाग में इस तरह की इमेज आती है। आपके दिमाग में क्या इस तरह की इमेज आती है कभी केमिस्ट्री को लेके? आती है कि नहीं आती है? तो चलो मैं बोलता हूं कि केमिकल रिएक्शन जो रहती है उनके बारे में और पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस भी आती हैं। कैसे आती हैं? देखो, आपने 10th क्लास के अंदर भी 5 तरह की रिएक्शन पढ़ी होगी, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। और एसिड बेस की रिएक्शन किस तरह से होती है, मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन किस तरह से होती है, ये सारी चीजें हमें 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने को मिलेगी और 12th में भी पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, 11th के अंदर ये पार्ट थोड़ा ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि रिएक्शंस के अंदर हम किस किस तरह की बेसिक चीजें यूज करते हैं वो चीजें आपके साथ में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। देखो, रिएक्शंस के बारे में जब बात करता हूं तो मैं यहां पे लिख लेता हूं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, इनके बेसिक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या पढ़ना होगा? हमें पढ़ना होगा सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स। हमें सबसे पहले क्या पढ़नी पड़ेगी? कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये कंसंट्रेशन क्या होती है इसके बारे में कुछ आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ है तो याद आ जाएगा, हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री। इसको कुछ लोग स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं, मैं स्टोइशियोमेट्री बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इसी के साथ एक टॉपिक मिलता हुआ आता है लिमिटिंग रिएजेंट। इसी के साथ कौन सा टॉपिक आता है? लिमिटिंग रिएजेंट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाले हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये जो रहेगा ये बेसिक होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, और इनका यूज पूरी की पूरी केमिस्ट्री में हर जगह जहां भी आप रिएक्शन पढ़ेंगे वहां करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में रहेगी। हो सकता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स जो सारे की सारी वो एक वीडियो के अंदर नहीं आ पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने को मिलती है बहुत अच्छे से आपके समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं। आपके पास क्या मिलते हैं? कुछ रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी रिएक्शन के अंदर एक भी हो सकते हैं। हो सकता है एक ही रिएक्टेंट हो उससे प्रोडक्ट बन जाए, या फिर रिएक्टेंट कई सारे हो प्रोडक्ट एक बन जाए। इस तरह की चीजें हो सकती है, चीजें आपको पता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो रहते हैं भाई वो किस तरह के मटेरियल होते हैं? अगर हम बोलते हैं कि मटेरियल दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, उनको मैं सिंपल सब्सटेंसेस लिख लेता हूं, और कुछ होते हैं हमारे पास मिक्सचर्स। तो ये जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रहेंगे ये क्या रहते हैं? ये सब्सटेंस होते हैं या मिक्सचर होते हैं? तो ये दोनों ही तरह के हो सकते हैं। सब्सटेंस हो सकते हैं, सब्सटेंस का मतलब एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग, कि जब मैग्नीशियम जलता है तो उससे क्या होता है? मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या क्या चीज आ रही है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन गैस एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है इस रिएक्शन के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब जिंक के ग्रेन्यूल्स को हम डालते हैं किसके अंदर? एक एसिड के अंदर, तो वहां पे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो जाती है, और इसके अलावा हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है ना। एसिड जो आप लेके चल रहे हो वो भी प्योर एसिड नहीं होता है, वो डाइल्यूट एसिड होता है, मतलब उसके अंदर भी वाटर होता है। तो इसका मतलब एसिड और वाटर जब मिले हुए हैं तो उनसे मिलकर क्या बना हुआ है? मिक्सचर मिला हुआ है। एसिड एक सब्सटेंस था, वाटर एक सब्सटेंस था, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया। तो हम बोलते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। मिक्सचर्स को मैं स्पेसिफाई कर देता हूं।
मिक्सचर्स जो रहेंगे वो आपके पास दो तरह के होते थे, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किस तरह के मिक्सचर रहेंगे इस रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व? तो रिएक्शंस के अंदर जो मिक्सचर होते हैं वो हेट्रोजीनियस नहीं होंगे, वो कैसे होंगे? वो होमोजीनियस होंगे। किस तरह के होंगे? होमोजीनियस मिक्सचर्स हम लेके चलेंगे। ज्यादातर रिएक्टेंट जो हम लेके चलेंगे वो होमोजीनियस ही मिक्सचर हो सकते हैं, वो हेट्रोजीनियस नहीं लेके चलते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट बनते हैं वहां पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी बन सकते हैं। जैसे आपने रिएक्शन पढ़ी होगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वहां पे क्या होता है? एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है व्हिच सेटल्स डाउन ऑन लिविंग फॉर सम टाइम। अगर हम कुछ देर छोड़ देते हैं तो क्या होता है? पीपीटी नीचे बैठ जाता है। तो क्या वो होमोजेनियस मिक्सचर है? नहीं है। तो मिक्सचर भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। मिक्सचर भी दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो रिएक्टेंट रहेंगे वो ज्यादातर किस तरह के मिक्सचर रहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर रहेंगे। और याद रखना, होमोजीनियस मिक्सचर को ही एक और नाम दिया जाता है सॉल्यूशंस। क्या बोला जाता है? सॉल्यूशंस। याद रह जाएगा। सॉल्यूशन पूछता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप बोलोगे होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोला जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर किसका? कोई भी ऐसे दो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट ना करे, बस मिलाने से एक फिजिकल चेंज हो जाए, आपस में यूनिफॉर्मली वो क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो बोलते हैं वहां पे क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन हम लेके चल रहे हैं ना, इनकी कंसंट्रेशन देखी जाती है। सबसे पहले मैंने बोला था क्या टॉपिक पढ़ने वाले? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन किसकी देखी जाती है? कंसंट्रेशन किसी एलिमेंट या कंपाउंड की नहीं देखी जाती, प्योर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन नहीं देखी जाती। कंसंट्रेशन किसकी देखी जाती है? एक मिक्सचर की। मिक्सचर भी कौन सा? होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे कि हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन किसकी देखी जाती है? सॉल्यूशन की। लिख लेना आप, कंसंट्रेशन इज मेजर्ड ओनली फॉर सॉल्यूशंस। केवल किसके लिए दी जाती है? वो सॉल्यूशंस के लिए दी जाती है। पहली चीज आपको ये ध्यान होनी चाहिए। दूसरी चीज, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का हिंदी में बहुत सिंपल सा मतलब आता है गाढ़ापन। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम बात करते हैं किसी सब्सटेंस की, एसिड की बात कर लेते हैं, अपने एसिड की टाइप पढ़ी होंगी। दो टाइप के एसिड होते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे कुछ एसिड है और यहां पे कुछ एसिड है। मैं बोल रहा हूं कि एक इनमें से है डाइल्यूट। कैसा है? डाइल्यूट एसिड। पढ़े कि नहीं पढ़े? आपने लिखा होगा डाइल्यूट, DIL करके HCl लिख दिया, H2SO4 लिख दिया। और एक साइड में लिख देते हैं H2SO4 के आगे CONC। इसका मतलब कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं CONC। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस बता सकते हो भाई आप? क्या डिफरेंस होगा? तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये थोड़ा सा वीक रहेगा, ये ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ये ज्यादा डेंजरस होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कंसंट्रेटेड का मतलब है कि ये HCl जो है वाटर के अंदर ज्यादा है, यहां पे वाटर ज्यादा है, HCl कम है। अगर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब आपको पता है तो आप कंसंट्रेशन समझने में कहीं गलती नहीं करोगे। फिर दोबारा बोल रहा हूं मैं, जब आप डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड पढ़ते थे तो वहां पे मतलब क्या होता था? डाइल्यूट का मतलब होता था कि वाटर वाला पार्ट आप ज्यादा रखते थे, जो जिसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाता था? पतला हो जाता था, डाइल्यूट हो जाता था, है ना। और इसकी वजह से क्या होता था? अगर HCl बहुत ज्यादा है, पानी कम लिया आपने, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि वो एक कंसंट्रेटेड एसिड बन गया है। और उस केस के अंदर उसकी जो हार्म करने की जो टेंडेंसी रहेगी इस एसिड की, वो ज्यादा हो जाएगी, है ना, ज्यादा डेंजरस हो जाएगा ये। तो कंसंट्रेटेड होने का मतलब क्या होता था? किसी सब्सटेंस की अमाउंट को बढ़ाते जाना। किसकी अमाउंट की सब्सटेंस को बढ़ाते जाना? तो यहाँ पे मैं फिर से बोल देता हूँ कि सॉल्यूशन जो रहता है ना भाई, उसके ना दो कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन के क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सोलवेंट। आपने पढ़ा हुआ है ना ये चीज। तो सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है? सोल्यूट जो होता है, जो आपने पढ़ा हुआ, जिसको घोला जाता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जिसके अंदर घोला जाता है उसको बोलते हैं सोलवेंट। यानी एनीथिंग दैट इज डिसॉल्व्ड इज नोन एज सोल्यूट, एंड द मीडियम इन व्हिच समथिंग इज डिसॉल्व्ड उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, जो आपको याद रखनी है कि द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, तो हम बोलेंगे द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन कंपैरेटिवली लोअर अमाउंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सोलवेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? सोलवेंट बोलेंगे। और सोल्यूट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा गाढ़ापन आता जाएगा। ये चीज समझो बहुत ध्यान से कि जितना ज्यादा सोल्यूट होता जाएगा गाढ़ापन उतना ज्यादा आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक गिलास पानी दे रहा हूं, एक चम्मच चीनी उसके अंदर आप घोल देते हैं, क्या होगा?
पहले पानी जितना रहेगा वो चीनी वाला पानी जो रहेगा, शुगर का एक्वस सॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा गाढ़ा रहेगा। अब उसके अंदर और चीनी ऐड करते जा रहे हैं, और चीनी ऐड करते जा रहे हैं, टाइम पे चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, फिर भी मेरे को और चीनी ऐड करनी है, क्या करूँ भाई मैं? टेम्परेचर बढ़ा देंगे, हीट करना स्टार्ट कर देंगे, पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देंगे, उसके अंदर और चीनी घुलती चली जाएगी, और गर्म करते जाओ और चीनी घुलती चली जाएगी। हमने क्या किया, एक लिक्विड हमने ले रखा था, क्या ले रखा था? वाटर ले रखा था। उस वाटर के अंदर किसको ऐड कर रहे हो आप? शुगर को ऐड कर रहे हो। शुगर आपने उसके अंदर ऐड कर दी, और जितनी ज्यादा शुगर आप ऐड करते जाओगे वो सॉल्यूशन उतना गाढ़ा होता चला जाएगा, एक टाइम पे जाके वो चाशनी बन जाएगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये सोल्यूट बढ़ाते जा रहे हो तो गाढ़ापन बढ़ता जा रहा है, और गाढ़ापन बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और सोल्यूट कम है तो कंसंट्रेशन भी कम होगी। इस तरह बोल सकता हूं, अगर सोल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। सॉल्वेंट ज्यादा है तो पानी अगर बहुत ज्यादा होता तो आपने थोड़ी चीनी डाली है, 2-4 दाने ऐसे चीनी के उसके अंदर डाल दिए, और फिर क्या कर लिया आपने? पानी का अफसर रखा हुआ है, तो वहां पर क्या होगा? वहां कंसंट्रेशन कम होगी, वो पतला सोल्यूशन होगा, है ना, डाइल्यूट होगा वो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, आप भी लिख लो इस चीज को, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इस चीज को नोट करो फटाफट, और इस चीज को याद रख लेना है आपको कि कंसंट्रेशन जो रहती है सॉल्यूशन की वो किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। सोल्यूट क्या होता है? वो अपना कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो कम अमाउंट के अंदर होता है, जिसको घोला जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर? फटाफट नोट करो। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की, तो आप बताओगे कंसंट्रेशन जो रहती है उसका मतलब होता है गाढ़ापन, एंड कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कंसंट्रेशन के थ्रू। सोल्यूट ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, सोल्यूट कम होगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है? कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन टर्म को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन को दिखाने के तरीके क्या होते हैं? तो हम बोल रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स इन्हीं को बोला जाता है, और कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है उनके बारे में मैं लिख रहा हूं। पहले उनके नाम बता देता हूं आपको कौन कौन से होते हैं। कुछ चीजें आपने पढ़ी हुई है, जैसे कि सबसे पहले आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होती है आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर 3 तरह की टर्म्स आती है, 3 टर्म्स आती है इसके अंदर। कौन कौन सी? पहली आती है परसेंटेज मास बाय मास। परसेंटेज मास बाय मास, इसको वेट बाय वेट भी बोला जाता है। तो जो हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स आते हैं उनके ऊपर अगर आप देखोगे लैब के अंदर कभी जाने का मौका मिले तो लिखा मिलेगा परसेंटेज W/W, इस तरह लिखा मिल सकता है उनके ऊपर। दूसरी आती है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, तो इसको वेट बाय वॉल्यूम W/V भी लिखा मिल सकता है ये। तीसरी जो आती है वो आती है परसेंटेज, बता सकते हैं कुछ लोग तो अभी से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कौन सी आती है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये कैसे लिखी मिलती है? परसेंटेज V/V। ठीक है, बहुत सारे एसिड जो रहते हैं वो इस कंसंट्रेशन टर्म के अंदर आपको मिल सकते हैं। क्लियर? देखो इसके बाद कौन कौन सी टर्म आती है, तो पहला तो ये हो गया, कौन सा? परसेंटेज कंसंट्रेशन, ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। इसके अलावा आ सकता है भाई मोल फ्रैक्शन, या मोल फ्रैक्शन को बाद में बता देता हूं। इसी तरह की एक और टर्म आती है ppm। कौन सी टर्म आती है? ppm। ppm फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, ppm मिलियन। इसी तरह एक और टर्म भी यूज की जाती है ppb, तो वो होती है पार्ट्स पर बिलियन। जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट, यानी 100 के अंदर आप कैलकुलेट कर रहे हैं। पार्ट्स पर मिलियन का होता है मिलियन में आप कैलकुलेट करेंगे। मिलियन का क्या? मिलियन का पता है ना कितना होता है? मिलियन कितने लाख होते हैं? 10 लाख जो होते हैं वो मिलियन के इक्वल होता है, 10⁻6 के इक्वल होता है। मिलियन का मतलब क्या हो गया? 10⁻6। इसके बाद थर्ड आता है भाई मोल फ्रैक्शन। थर्ड आ गया मोल फ्रैक्शन। फोर्थ होता है मोलैरिटी। फिफ्थ हो गया मोलैलिटी। सिक्स्थ हो गई नॉर्मेलिटी।
और यही सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़नी है इस सिलेबस के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है, मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ मिल सकती है, आपको बता दूंगा बीच में। फॉर्मेलिटी मिल सकती है, वो भी आपको बता दूंगा मैं। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़नी है, इनको फटाफट एक बार नोट कर लो इनके नाम, फिर हम आज कम से कम मोल फ्रैक्शन या फिर पीपीएम तक का कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो नोट करो जल्दी। तो देखो भाई, सबसे पहले जो आती है हमारी कंसंट्रेशन टर्म, वो आती है कौन सी? परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज जिस तरह आप डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जिस तरह आप कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है किसकी? सॉल्यूशन की परसेंटेज कंसंट्रेशन। देखो क्या होता है, हमें बोला हुआ है, मान लिया हम सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं परसेंटेज मास बाय मास। अगर आपने एक कैलकुलेट कर दिया ना, आप तीनों कैलकुलेट कर सकते हो, तीनों का फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। इवन इतना ही नहीं, आपको जो नेक्स्ट आपके पास जो टर्म आने वाली है पीपीएम, उसके बारे में भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा देखते हैं। मान लेते हैं डेली लाइफ प्रोग्राम आपके सामने ले रहा हूं मैं, बोलता हूं कि आपकी क्लास के अंदर कितने? 40 बच्चे हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने? मैंने बोला आपकी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स है। और आउट ऑफ दोस 40 स्टूडेंट्स ऐसे कि 12 जो है वो गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं? 12 गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? गर्ल्स का परसेंटेज कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। कितने परसेंट गर्ल्स आपकी क्लास के अंदर? तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला हम एक तरह से बनाएंगे। क्या, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स, और नीचे लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज। इसको लिख सकता हूं टोटल स्टूडेंट्स। कैसे लिख सकता हूं? टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज सोल्व किया है तो आपको पता होगा कि जिस भी चीज का परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है, उसकी अमाउंट को, उसके नंबर को आप ऊपर रखते हो, उसकी वैल्यू को ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं टोटल वैल्यू और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज मास बाय मास। अब बस आपको ये समझना है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ऊपर जो ये नंबर लेके चल रहे हैं, नीचे भी नंबर लेके चल रहे हैं, है ना। ऊपर भी क्या लेके चल रहे हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ गर्ल्स लेके चल रहे हैं, नीचे क्या लेके चल रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेके चल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको क्या लेके चलना है? W ऊपर लेके चलना है, नीचे भी W लेके चलना है। न्यूमरेटर में W, डिनोमिनेटर के अंदर W, यानी मास ऊपर लेके चलना है, मास ही नीचे लेके चलना है। इस केस में क्या लेके चलोगे? ऊपर मास, यहाँ पे नीचे क्या रहेगा? डिनोमिनेटर के अंदर वॉल्यूम। यहाँ पे क्या रहेगा? दोनों जगह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहेगी, ठीक है। तो देखो किस तरह करते हैं। जब कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन जो रहता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? मैं फिर से लिख देता हूं कि सॉल्यूशन जो रहेगा वो बना हुआ है सॉल्वेंट। सबसे पहले आपके पास सॉल्वेंट रहेगा, तो ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। और सोल्यूट, सोल्यूट अमाउंट जो रहती है, सोल्यूट की अमाउंट वो कम रहती है। तो याद रखना कि मैं सोल्वेंट को A बोल के चलूंगा और सोल्यूट को क्या बोल के चलूंगा? B बोल के चलूंगा। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि परसेंटेज कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके दिखाओ, तो हम किसका परसेंटेज कैलकुलेट करें? A का या B का? किसका कैलकुलेट करें? कर तो हम किसी का भी सकते हैं, A का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, B का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बोलता है सोल्यूट कंसंट्रेशन बताओ तो आप सोल्यूट की कंसंट्रेशन बताओगे। तो अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ B, परसेंटेज मास बाय मास, W बाय W, परसेंटेज अगर आपको कैलकुलेट करना है ऑफ B, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको ऊपर दिया हुआ है W, तो मैं लिख लूंगा वेट ऑफ B, नीचे लिखेंगे टोटल वेट सॉल्यूशन का, यानी कि वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B। टोटल तो इसी तरह बनेगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ B का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ऑफ B का फॉर्मूला आ जाएगा W ऑफ B, यानी मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इनटू 100। ठीक है, इस तरह हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर आपको बनाना आ गया तो सबसे पहले आपसे पूछता हूं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ B, नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B और इनटू 100 कर देंगे। अगर आपसे A का बोला भी जाता है, अगर आपको सिंपल बोल के बता रहा है कि भाई A का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज मास बाय मास या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी चीज बोली हुई है मास बाय मास बोला है तो A की आपको मास ऊपर रखना है, नीचे टोटल मास रखना है। नीचे टोटल रहेगा, ऊपर जिसका पूछा जाता है वो रखेंगे। क्लियर है? इसके बाद
एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन जो 9th क्लास के अंदर से पूछा जाता था, हो सकता है कुछ लोगों को वहां समझ में नहीं आया हो, अगर अभी समझ में आ गया हो तो एक बार कैलकुलेट करके देखना होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन बोला गया कि आपको 2 ग्राम सोल्ट को डिसोल्व करना है। कितने ग्राम सोल्ट को डिसोल्व करना है? 2 ग्राम सोल्ट को डिसोल्व करना है। 2 ग्राम्स आपके पास है NaCl, इसको डिसोल्व करना है 20 ग्राम्स वाटर के अंदर, 20 ग्राम्स वाटर यानी H2O के अंदर। ओ तो बताओ जो मिक्सचर बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका परसेंटेज मास बाय मास कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इसको? चलो करने की कोशिश करो। ऊपर क्या रखेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। अगर बोला परसेंटेज मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब आपको सॉल्यूट के अमाउंट को ऊपर रखना है, नीचे क्या रखना है? सॉल्यूशन की अमाउंट को, सॉल्वेंट को नहीं रखना है, सॉल्यूशन की अमाउंट को रखना है। किस तरह से करेंगे इसको सोल्व भाई? तो हम लिखेंगे ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना रहेगा? सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 2 ग्राम, नीचे रखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना होगा? सॉल्यूशन का मास हो गया 2 ग्राम सॉल्यूट, 20 ग्राम सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला दिया, टोटल कितना हो गया? 22 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करते हैं, 2 से ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा, 11 से उसको कैंसिल कर लो, 11 से इसको कैंसिल कर लेता हूं, कितने में जाएगा? 9 पे जाएगा पहले, फिर उसके बाद 1 बचेगा यहाँ पे, 1 के बाद एक और 0 लगाएंगे, नहीं जाएगा, फिर 9 पे जाएगा, तो ओवरऑल जो आंसर आता है वो आता है 9.09%। एक बार कैलकुलेशन अपनी चेक कर लेना, ठीक है गलत है। तो इस तरह से आप वेट बाय वेट निकाल सकते हो। इसी तरह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया जाता है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर क्या होगा? आपको बोला जाएगा कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर भाई सॉल्यूट की वॉल्यूम इतनी है, सॉल्वेंट की वॉल्यूम इतनी है, इस तरह आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। किसी भी एक कंपोनेंट की पूछ सकता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस छोटे से एग्जांपल को नोट कर लो। एक और क्वेश्चन में परसेंटेज मास बाय मास या परसेंटेज कंसंट्रेशन के ऊपर आपको दे रहा हूं करने के लिए, इसको नोट करो फटाफट। हो गया भाई, इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, नोट करते जाना जो जो चीज आपको नोट करने की लगे। बोल रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड को हम वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं। किस में डिसोल्व कर रहे हैं? वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं। किसको डिसोल्व कर रहे हैं? ऑक्सैलिक एसिड। जो ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो के अंदर पाया जाता है ना, ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टोमेटो के अंदर, उसको डिसोल्व करना है। तो हम बोल रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड को डिसोल्व कर रहे हैं और वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं। ठीक है, कितना ऑक्सैलिक एसिड है? 11 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आप डिसोल्व कर रहे हो वाटर के अंदर और एक सॉल्यूशन बना रहे हो। क्या बना रहे हो भाई? सॉल्यूशन बना रहे हो। सॉल्यूशन जो टोटल बना है उसकी वॉल्यूम दी हुई है 500 ml। 11 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व करके 500 ml सॉल्यूशन बना लिया। किसका सॉल्यूशन बना लिया? ऑक्सैलिक एसिड और वाटर का। बोल रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस के अंदर, रो से डिनोट किया जाता है ना। रो कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं, RHO, रो। रो से हम डेंसिटी को लिखते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1.1 ग्राम पर ml। ये क्या दी हुई है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है। बोले परसेंटेज मास बाय मास, या फिर सिंपल आप कैसे लिख सकता है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करो। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, या फिर वो बोल देता है मास परसेंटेज, डायरेक्टली बोल देता हूं ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन। ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करो? इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, जब क्वेश्चन हो जाए तब आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को प्ले करना स्टार्ट करना, या आपसे ना ही हो तभी इस वीडियो को आगे देखना। ट्राई जरूर करो एक बार इसको। हो गया नहीं हुआ? चलो देख लेते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा हुआ है परसेंटेज मास बाय मास। क्या पूछा हुआ है? परसेंटेज मास बाय मास। क्या फॉर्मूला रहेगा अगर आपको मास परसेंट निकालना है ऑक्सैलिक एसिड का? तो ऊपर रखेंगे मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, OA से लिख लेता हूं इसको। नीचे क्या लिखेंगे? मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्लस मास ऑफ वाटर। वाटर के अंदर उसको मिक्स किया है, तो नीचे रखते हैं टोटल मास, ऊपर रखते हैं ऑक्सैलिक एसिड का मास और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला दिए लगाएंगे। क्या आपको मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड गिवन है? हाँ बिल्कुल गिवन है। कितना है? 11 ग्राम्स है। क्या आपको मास ऑफ वाटर गिवन है? नहीं गिवन है। क्या आपको पता है कितना वाटर गिवन है? नहीं पता है। इसके अंदर बोला 500 ml सॉल्यूशन बन गया फाइनली। तो हमें नीचे क्या चाहिए? या तो आपको मास ऑफ वाटर मिल जाए या फिर फाइनली आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए। ये टोटल मिला के क्या बनता है? मास ऑफ सॉल्यूशन बनता है। मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए। अब ना तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना मास ऑफ वाटर दिया है, कैसे कैलकुलेट करें? तो हमें एक चीज दे रखी है, डेंसिटी। इस डेंसिटी जो टर्म जो दे रखी है इसको यूज करेंगे। डेंसिटी कैसे यूज करते हैं? मैं बोल रहा हूं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो पहले। डेंसिटी का फॉर्मूला किस किस को आता है? फॉर्मूला लिखो।
डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को आप m से लिख सकते हो, मैं यहाँ पे w से लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे पता चलेगा कि मैं w से क्यों लिख रहा हूँ। देखो रो जो है वो क्या, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास जिस चीज का लेके चलोगे, वॉल्यूम जिस चीज का लेके चलोगे, डेंसिटी भी उसी चीज की रहेगी। आप ये नहीं कर सकते यहाँ वाटर की डेंसिटी ले ली, ऑक्जेलिक एसिड का मास ले लिया, वॉल्यूम सॉल्यूशन ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन की वॉल्यूम। सोल्यूट की डेंसिटी है तो सोल्यूट का मास, सोल्यूट की ही वॉल्यूम। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर मेरे को डेंसिटी किसकी दी हुई है? डेंसिटी किसकी दे रखी है? सॉल्यूशन की दे रखी है। ये किसकी दे रखी है? सॉल्यूशन की। क्या वॉल्यूम दे रखी है? वॉल्यूम किसकी दे रखी है? वॉल्यूम भी किसकी दे रखी है? सॉल्यूशन की। तो मास भी किसका रहेगा? मास भी सॉल्यूशन का रहेगा। क्या यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो? क्या फॉर्मूला बनेगा? मैं लिखता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूं। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है? 1.1 ग्राम पर ml, इस तरह लिख लेता हूं इसको। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 500 ml। ml से ml कैंसिल हो गया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मैं डेसिमल को कुछ देर के लिए हटा लेता हूं, बीच में डेसिमल थी हटा दी तो नीचे 10 चला जाएगा, ये 0 से एक 0 कैंसिल होगी। अब मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 जा 55 और एक 0 भी थी, तो इतने ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये मास ऑफ सॉल्यूशन जो आया है इसको यूज करो, और मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड तो दिया ही हुआ था, ये था, इसको यूज करो और परसेंटेज मास कैलकुलेट कर लो। परसेंटेज मास कितना आएगा? देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। परसेंटेज मास इज इक्वल टू 11 ग्राम मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 550 ग्राम इनटू 100, ठीक है। एक 0 से एक 0 मैंने हटा दी, ठीक है। 11 5 जा 55, ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो चुका है, 5 से इसको कैंसिल कर लिया, कितना आंसर आ गया? 2%। कितना आंसर आया भाई? 2%। ये आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लो। जिन लोगों से सोल्व हो गया था बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को सोल्व नहीं हो पाया था एक बार इस चीज को देख लो। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप फिर से पूछ सकते हो, कमेंट्स के अंदर आप लिख सकते हो। क्लियर है? इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म आती है हमारे पास वो आती है भाई पीपीएम। क्या आती है? पीपीएम। फुल फॉर्म बताई थी क्या होती है पीपीएम का मतलब? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो बिल्कुल उसी तरह का ही फॉर्मूला है, बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर आपको बनाना हो किसी भी चीज का पीपीएम में, तो अगर आपको पीपीएम कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। जिस भी चीज का पीपीएम कैलकुलेट करना है उसका या तो मास दिया होगा, या उसकी वॉल्यूम गिवन होगी, या उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे, ठीक है। तो जो भी आपको दिए हो मैं इनको लिखता हूं पार्ट्स। इनको क्या बोल रहा हूं मैं? पार्ट्स। जो भी आपको मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, या फिर पार्टिकल दिए हैं, किसी एक सब्सटेंस के दिए होंगे और फिर पूरे मिक्सचर के, पूरे सॉल्यूशन के दिए होंगे। तो हो सकता है कि मास ऑफ आपको सोल्यूट दिया जाए, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया जाए, मास हो या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हो। तो पार्ट्स ऑफ सोल्यूट को ऊपर रख लेना। क्यों? क्योंकि हमने लिखा था कि जो कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट के। देखो ऊपर लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये होगी पीपीएम, इट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ सोल्यूट की। तो अमाउंट को हम पार्ट्स में लेके चल रहे हैं, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकती है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। और नीचे लिख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। इस चीज में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नीचे क्या लिखते हैं? टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल वॉल्यूम, टोटल मास। और जैसे हम परसेंटेज निकालने 10 टू पावर 2 100 से मल्टीप्लाई करते थे, मिलियन में कैलकुलेट करना है तो 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टर्म को डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, ऐसे हम यूज नहीं करते हैं। कहाँ यूज किया जाता है? जब आपके पास सॉल्यूशन ऐसे हो कि बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल आप पूछते हो कि भाई जो ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसके अंदर एक स्मेल आती है, वो क्यों आती है? क्योंकि उस वाटर के अंदर क्लोरीन मिलाई जाती है। अब अगर हम बोलता हूं कि भाई आपके पास जो ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है, आपके टैप वाटर जो आ रहा है उसके अंदर अगर हम बोलता हूं 0.003 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन गैस मिलाई गई है। कौन सी गैस मिलाई हुई है? क्लोरीन गैस मिलाई हुई है। 0.003 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, जो भी ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है उसके अंदर अगर इतनी क्लोरीन गैस मिलाई गई है तो कैलकुलेट ppm ऑफ क्लोरीन इन वाटर। क्लोरीन का ppm कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि 0.003 ये
ml ले लेता हूं मैं। देखो लिक्विड जो हमारे पास या तो वॉल्यूम मिलेगी या मास मिलेगा या फिर पार्टिकल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने लीटर के अंदर लिया है तो यहाँ पर आपको मिलीलीटर या लीटर के अंदर ही लेके चलना पड़ेगा। इस चीज को एक बार दोबारा बता देता हूं मैं कि मान लेते हैं क्लोरीन गैस आपको दी हुई है 0.003 ml और हर लीटर 1 लीटर वाटर जो आ रहा है ड्रिंकिंग वाटर उसके अंदर इतनी क्लोरीन अगर घुली हुई है तो क्लोरीन का पीपीएम कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या होगा, पीपीएम विल बी इक्वल टू पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन थोड़ा सा है तो वो क्या हो गया, हमारा सोल्यूट हो गया 0.003 ml। नीचे रखेंगे क्या, लीटर्स ऑफ वॉल्यूम, पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो हम नीचे क्या रखना है, टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर। अब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना क्योंकि कैंसिल करनी है यूनिट हमें। तो यहाँ पे बन जाएगा ये 1000 ml इंटू 10 टू पावर 6। तो यहाँ से डेसिमल हटा लेता हूँ। अगर मैं डेसिमल हटाएंगे तो ये डेसिमल हट गया और इसकी बजाय नीचे क्या आ जाएगा 10 टू पावर 3 आ जाएगा भाई, है ना। ये भी 10 टू पावर 3, ये भी 10 टू पावर 3, कितना हो गया 10 टू पावर 6 हो गया। ऊपर भी 10 टू पावर 6 है, ये कैंसिल आउट हो गया और इस तरह बन जाता है केवल और केवल 3 ppm ऑफ क्लोरीन गैस, तो इसका मतलब इस ड्रिंकिंग वाटर के अंदर क्लोरीन गैस का जो कंसंट्रेशन अगर पूछा जाए तो कितनी होगी, वो होगी 3 ppm। कितनी होगी 3 ppm। क्लियर है, इस एग्जांपल को नोट कर लो। इसके साथ साथ एक चीज और बता देता हूं तुमको मैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। देखो स्ट्रेंथ क्या होती है, याद रख लेना, स्ट्रेंथ की यूनिट याद रख लेना। स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। क्या होती है यूनिट, ग्राम पर लीटर, यानी कितने ग्राम है पर लीटर में। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के ग्राम कितने हैं उसी को बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मैं बोलता हूं कि 1 लीटर पानी के अंदर अगर 0.003 ग्राम क्लोरीन होती तो मैं बोलता हूं इसकी स्ट्रेंथ होगी 0.003 ग्राम पर लीटर। ये क्या होगी उसकी, ये स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ऊपर आप रखो मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में, नीचे रखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर और जो रेशियो आएगा उसी को बोला जाएगा ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ। क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। हमारी 2 कंसंट्रेशन टर्म हो चुकी है, बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म बचती है 4 कंसंट्रेशन टर्म बचती है। कौन कौन सी बचती है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। और क्या रिलेशन होता है, आगे आने वाली टर्म्स जो रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां से परसेंटेज मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनको यूज करवाया जाता है नेक्स्ट टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको डिकोड करना सीख लेना, वहां पे आपको बता भी दूंगा, कुछ एग्जांपल भी सोल्व करेंगे इसी तरह के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू एंड बाय।